हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने एचटेक की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसमें हम एचटेक कॉमर्स के पीवाईज क्यूज डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। So here is the question. When a partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration via the realization expenses, then what will be the journal entry if the payment of realization expenses is made by the firm? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पार्टनर है उसने अग्री किया है कि वो रियलाइजेशन में होने वाले जितने भी खर्चे होंगे उनको वो बियर करेगा, और उसके लिए फर्म ने उसको क्या दिया है? रेम्यूनरेशन दिया है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जो पार्टनर है वो क्या करेगा, जितना भी खर्चा होगा रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा। इसके लिए फर्म ने उसको रेम्यूनरेट किया है, मतलब कि उसको पैसा दिया है। अब then what will be the journal entry if payment of realization expenses is made by the firm? अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी अगर वो पेमेंट कौन कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। देखो, यहाँ पर बोला गया था कि जो पार्टनर है वही इस एक्सपेंस को बियर करेगा और वही पे करेगा। दोनों चीज कौन करेगा? पार्टनर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ। इसकी पेमेंट किसने कर दी है? फॉर्म ने इसकी पेमेंट कर दी है, लेकिन बियर अभी भी कौन करेगा? पार्टनर करेगा ना। तो इसका मतलब फर्म ने किसके बिहाफ पर पेमेंट कर दी है? पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट की है। तो फर्म क्या कहेगा पार्टनर से कि भाई मैंने आपके बिहाफ पर पेमेंट की है, तो आप मुझे पैसा वापस दोगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके बिहाफ पर मैंने पेमेंट की है तो आपको मुझे क्या करना है? पैसा वापस करना पड़ेगा। तो फर्म क्या करेगा? पार्टनर से पैसा वापस लेगा। ठीक है, तो पार्टनर अगर फर्म अगर पार्टनर से पैसा वापस लेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पैसा आएगा फर्म के पास तो टू बैंक। ठीक है, एंट्री समझ आई। देखो, पार्टनर से पैसा वापस लिया जाएगा इसलिए पार्टनर को डेबिट किया। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और अगर घटती है तो डेबिट। तो हम पार्टनर से पैसा वापस लेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, और हमारे पास पैसा आएगा। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा जो सॉरी जो बैंक था उससे हमने पेमेंट की है, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इसलिए हुआ क्योंकि हमें पेमेंट वापस लेनी है पार्टनर से। और टू बैंक क्यों? क्योंकि पेमेंट किसने कर दी है? फर्म ने की है। तो किसके बिहाफ पर की है? पार्टनर के बिहाफ पर की है इसलिए। और उसने एंट्री भी वही पूछी है कि अगर एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेकंड वाली, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट। While preparing cash flow statement of financial enterprise, interest and dividend received should be classified as। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है वो क्या कहलाता है? तो दो तरह की एंटरप्राइजेज होती है। एक होती है आपकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज और एक होती है आपकी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं बताती हूँ। जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं? पहले गुड्स को परचेज करते हैं और एज इट इज विदाउट एनी चेंज इसको सेल कर देते हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में क्या होता है? ये पहले गुड्स को बनाते हैं, पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करते हैं। अब आप आराम से पहचान सकते हैं वो वाले एंटरप्राइजेस जहां पर गुड्स पहले मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर सेल होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। और फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जो पहले परचेज करेंगे और फिर सेल करेंगे। अब देखो, हम क्या समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल का ना, हम ऐसे समझते हैं कि जैसे बैंक हो गया वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो गया, और जितने भी आपके जो कार यूनिट्स होती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। ठीक है, या फिर आप कोई जैसे मान लो कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल। लेकिन फाइनेंशियल हो गया बैंक। फाइन।
और देखो इसमें और भी होते हैं, और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज होते हैं। बैंक क्या करता है, एक जगह से पैसा लेता है और उसको दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। तो क्या वो कुछ प्रोसेस करता है? नहीं, यहाँ से पैसा उठाया और दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट और जो डिविडेंड रिसीव्ड है, वो एक बैंक के लिए मतलब क्या कहलाएगा। तो देखो भाई, वो यहाँ से पैसा लेता है, यहाँ से वो पैसा लेगा, हम पब्लिक से वो पैसा लेता है और आगे वो क्या करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनको इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर ये हमसे पैसा लेगा तो हमें क्या देगा बदले में? इंटरेस्ट देगा। और यही पैसा जब वो यहाँ लगाएगा तो यहाँ से भी उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये तो बैंक का डेली का काम हो गया, यहाँ से पैसा लेना और यहाँ पैसा लगाना। फिर यहाँ से जब उसको रिटर्न मिलेगा तो यही रिटर्न वो हमें वापस कर देगा। यही बैंक का डे टू डे का काम है, वो यही करता है। लोन देना और आपका पैसे को सिक्योर करके रखना, ये तो उसकी अदर सर्विसेज हो गई। लेकिन बैंक का जो मेन काम होता है ना, वो यही होता है, बैंक यही कर रहा होता है एक्चुअल में। तो इसका मतलब ये बैंक का डेली का काम है। तो वो यही तो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड भी तो रिसीव कर सकता है। जरूरी थोड़ी कि आपका पैसा आगे कहीं इन्वेस्ट करे तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, क्या पता शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, तो वहां से भी तो उसको डिविडेंड मिल सकता है। बैंक को डिविडेंड मिल सकता है, नो डाउट। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। चलिए आगे है, ए लिमिटेड हैज अग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग 2,20,000, हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश एंड रिमेनिंग half by issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 10%. How much debentures will be issued for paying purchase amount? अब एक बिल्डिंग खरीदी है, परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है ये। और एक बिल्डिंग हमने परचेज किया है और उस बिल्डिंग के बदले में ए लिमिटेड ने अग्री टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग, किसी से बिल्डिंग खरीदी होगी, लेट से बी से उसने बिल्डिंग खरीदी है। तो जो ए ने बिल्डिंग खरीदी है बी से, इसके बदले में ए इसको पैसा नहीं दे रहा है, मना कर रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको दो तरीके से इसकी पेमेंट करूंगा। आधी पेमेंट आप मुझसे ले लो। आधी पेमेंट कितनी हो गई? 2,20,000 की है ना, 2,20,000 का था ना। तो आधी पेमेंट आप मुझसे कैश ले लो, ये कैश में हो गया। और आधा आप मेरे से ले लो डिबेंचर के फॉर्म में, मतलब मैं आपको 1,10,000 तो पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, तो इसके बदले में आप क्या कर लो, मेरे डिबेंचर्स ले लो। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 1,10,000 के डिबेंचर्स इशू कर दूंगी। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बताओ हाउ मच डिबेंचर्स विल बी इशूड फॉर पेइंग परचेज अमाउंट। हाउ मच डिबेंचर्स मतलब कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है। कहीं लिखी है? हाँ, कि 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम पर बेचे हैं, इसका मतलब क्या कि 100 वाले जो डिबेंचर्स थे ना, उनको मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बेचा है। 100 रुपए के तो थे, लेकिन उसको मैंने 110 में बेचा है। इसका मतलब जो कॉस्ट है ना, एक डिबेंचर कितने का है? 110 रुपीज का है। ठीक है, ये हो गई एक डिबेंचर की कॉस्ट। अब मैं डिबेंचर कितने के इशू कर रही हूँ? 1,10,000 पे ना। फिर 2,20,000 में से 1,10,000 तो कैश दे दिया, हाफ बोला उसने, हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश। तो बाकी जो बच गया उसके मैंने क्या करे हैं, रिमेनिंग के मैंने क्या कर दिया है, डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो 1,10,000 के मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं। ये तो हो गया टोटल अमाउंट। और एक डिबेंचर कितने का है? 110 रुपए का। तो बताओ कितने डिबेंचर्स होंगे? ये हो गए 1,000 डिबेंचर्स। मतलब मैंने 1,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 110। तो जाके कितना हुआ ये? 1,10,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अब पहले देख लो कि रेसिट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है। देखो इधर आती है हमारी पेमेंट्स और इधर आती है हमारी रिसीट। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, अच्छा इसको ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम और क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कैश समरी। मतलब इसमें से क्या आता है? कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो आती है। ठीक है, अब देखते हैं। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट रेडी। वो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है और यहाँ बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता है। तो आंसर ना इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि उसने दोनों पॉइंट लिखी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखी है। आगे बढ़ता है, इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। नहीं, ओपनिंग बैलेंस होता है। इट इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेटेड ओनली टू द करंट पीरियड। नो, पास्ट का भी होता है, ऐसा तो नहीं है, फ्यूचर का भी होता है और करंट का भी होता है, तो तीनों आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा। अब बताओ मुझे कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो कोई कैश आइटम होता है क्या? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कैश समझी, मतलब सिर्फ कैश वाले आइटम्स आते हैं, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन ये कैश आइटम होता है? नहीं, ये तो नॉन कैश आइटम होता है। तो इसका मतलब ये इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैश वाले आइटम्स आते हैं। तो इसका मतलब इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो ये वाला चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंसेस दैट आर incurred in connection with the formation of a company are called। वो वाले एक्सपेंसेस जो इनकर किए जाते हैं कब? जब हम एक नई कंपनी को फॉर्म करते हैं। तो जब नई कंपनी फॉर्म होती है तो उस टाइम पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो रिलेटेड टू एसेट होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नहीं, ये भी नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं। आंसर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्यों है ये? क्योंकि नाम में ही लिखा है, देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्री मतलब शुरुआत में होने वाले खर्चे, स्टार्टिंग में होने वाले खर्चे। तो किसी कंपनी की स्टार्टिंग जब होती है, उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पर जो खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखो, द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज। रिकरिंग ग्रांट्स की बात कर रहा है। रिकरिंग ग्रांट्स मतलब बार बार होने वाले, इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। नो, डोनेशन नो, रेवेन्यू रिसीट्स या एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड की तो बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स होती है। दो ही तरह की होती है, तो कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी, लेकिन रिकरिंग नेचर की कौन सी होती है? कैपिटल तो होती ही नहीं है, तो रेवेन्यू रिसीट्स। फिर विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड हुंडी? इनमें से कौन सी है जो डिमांड हुंडी से सिमिलर कहलाती है? इसके लिए आपको सारी हुंडी पता होनी चाहिए। देखो, अब ऐसे याद रखो, डी डिमांड बिल और डी फॉर दर्शनी हुंडी। तो इसका आंसर तो दर्शनी हुंडी हो गया। अब देखो, शाहजोत, मुद्दती, जवाबी, ये देखो इन सबको क्या क्या कहते हैं। अब सबसे पहले देख लो कि हुंडी का मतलब क्या होता है। तो दिल्ली, मान लो कि दिल्ली का एक व्यापारी मुंबई में माल भेज रहा है, पेमेंट कुछ दिनों बाद लेगा, तो वो मुंबई वाले व्यापारी पे एक हुंडी लिखवा लेता है, जिस पर लिखा होता है, मैं मुंबई वाला व्यापारी 30 दिन बाद 10,000 की हुंडी के बियरर को दूंगा। ठीक है, एक दिल्ली वाला व्यापारी और एक मुंबई वाला व्यापारी है। तो दिल्ली वाले व्यापारी ने इसको सामान तो भेज दिया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया। तो जो मुंबई वाला व्यापारी होगा ना, वो एक हुंडी लिखवा लेगा, जिस पर लिखा होगा कि मैं 30 दिन बाद 10,000 रुपए अपने हुंडी के बियरर को नहीं, ये है ना जिसको पैसा मिलेगा, उसको दे दूंगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ हुंडी क्या होती है। पहला है हमारा दर्शनी हुंडी, तो अभी पढ़ाई, जब भी प्रेजेंट की जाए तुरंत पेमेंट होती है, बिल्कुल डिमांड बिल जैसे, जब प्रेजेंट किया जाएगा तभी पेमेंट होगी। तो दूसरा है मुद्दती हुंडी, फिक्स टाइम में, फिक्स टाइम के बाद ही पेमेंट होती है, ये टाइम बिल जैसा होता है। अब याद रख लेना, मुद्दती, मुद्दती मतलब फिक्स टाइम, मुद्दती का मतलब ये होता है मुद्दत, फिक्स्ड टाइम, मोहलत से हम कहते हैं। तो वो क्या कहलाती है? टाइम बिल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है शाहजोक। शाहजोक से ही समझ आ रहा है कोई स्पेशल इंसान, कोई स्पेशल शाह इंसान जो होता है ना, वो वो अगर वो ही सिर्फ इस हुंडी को पेमेंट करेगा, मतलब कि इस हुंडी की पेमेंट सिर्फ उसी को की जाएगी जिस जो क्या होगा? शाह होगा। फिर नाम जोग हुंडी, नाम जोग हुंडी का मतलब है जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है सिर्फ उसी को ही पेमेंट होती है। फिर धानी जोग हुंडी, कुछ जिसके पास हुंडी होती है बियरर, उसी को पेमेंट मिलती है, जिससे, जैसे पे टू बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब जिसके पास हुंडी होगी ना, सिर्फ उसी को ही पेमेंट मिलेगी, जिसके पास हुंडी होगी उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है जवाबी हुंडी। ये एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिप्लाई होता है, उसके बदले में कि आपको पैसा मिल चुका है या नहीं मिला है, इसे कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर है जोखमी हुंडी। ये तभी पेमेंट, ये देखो जोखमी से ही समझ आ रहा है कि जोखिम मतलब रिस्क वाली हुंडी है। इसकी पेमेंट तभी होती है जब गुड्स सेफली पहुंच जाए,
सामान खोने का रिस्क सेंटर के पास होता है। जैसे ही सेफली आपके गुड्स पहुंच जाएंगे ना, पेमेंट तुरंत हो जाएगी। फिर है जिक्री हुंडी। इसमें रिसीवर का नाम और पेमेंट कंडीशन लिखी होती है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो लिखी होगी और रिसीवर का नाम लिखा होगा। फाइन। चलो ये हो गई आपकी सारी हुंडी। अब आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। चलिए, पहला, इट इज ड्रॉन बाय डेटर। फिर लिखा है इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट और इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉयर और समवन एल्स। अब देखो पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वही हुंडी, पहले हम पुराने जमाने में हुंडी कहते थे, अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मान लो ए और बी। अब ए क्या करता है, अपना सामान बेचता है बी को। तो बी क्या करेगा, बी बोलेगा कि विद इन 30 डेज मैं आपको 10,000 रुपीज पे कर दूंगा। अब यहाँ पर ए बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या बनाएंगे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। ठीक है। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर ना सारे प्रॉमिस लिखे होते हैं कि पेमेंट कब कब होगी और कितने रुपए की पेमेंट होगी। ये और ये दोनों मिलके इसको अग्री करके, इनके बीच में एक अग्रीमेंट होगा और फिर जाके ये बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी एक कॉपी इसके पास और इसकी एक कॉपी इसके पास, दोनों के पास एक एक कॉपी इसकी चली गई है। अब इसको बनाता कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसको बनाता कौन है। डेटर बनाता है कि क्रेडिटर बनाता है। इसको क्रेडिटर बनाता है। अब देखो इस केस में कौन होगा क्रेडिटर, ए है और बी है। ए क्या करता है, सामान बेच रहा है, इसने सेल किया ना, सोल्ड, इसने बेचा है। तो ए के लिए बी क्या हो जाएगा, डेटर होगा ना। तो इसका मतलब ये डेटर हो गया। और बी के लिए ए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर होगा ना, कर्जा बढ़ गया, क्रेडिटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो बनाता है ए, क्योंकि इसको डर है कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा मेरा। तो ए बोलता है सुनो, ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर तैयार करते हैं और इस पर ये लिखा होगा और आपको ना इस पर साइन करना होगा। तो बी इसको साइन करेगा। साइन करने का मतलब है कि मैं अग्री करता हूँ, जो भी इस पर लिखा है उसके लिए मैं अग्री करता हूँ, इतने टाइम पीरियड में मैं आपका पैसा आपको दे दूंगा। तो ए इसको बनाता है, इसका मतलब क्रेडिटर इसको बनाता है। और डेटर क्या करता है, इसको साइन करता है। ठीक है। तो क्रेडिटर बनाता है, इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। और यही पूछा था कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अब देखो थर्ड में क्या लिखा था, कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। भाई ऑर्डर ही तो लिखा होता है इसमें कि पेमेंट बना करनी है आपको, तो ये भी ठीक है। फोर्थ में लिखा है कि इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉइंग और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। इसकी एक्सेप्टेंस या तो ड्रॉई करेगा या उसके बिहाफ में कोई और, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, ऐसा ही होता है। तो इसमें गलत क्या हो गया, ये वाला, इट इज ड्रॉन बाय डेटर, नो, इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द क्रेडिटर टू द डेटर। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर होता है जिसको कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है डेटर के लिए, instructing the debtor to pay a specific sum of money on a specific date। एक स्पेसिफिक डेट पर उसको मनी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, किसको, डेटर। ये एक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उस पर। चलिए आगे। अब लिखा है कि कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profits in the ratio 5:3। They admit Raju as a new partner for 1/7 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 4:3। The sacrificing ratio of Kaushal and Gulab will be। अब उसने पूछा है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे लर्न करते हैं, तो देखिए इसको ना ऐसे, अलग अलग तरीके हैं, मैं ऐसे लर्न कराती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो बस सॉन्ग याद रख लो, सेक्रीफाइसिंग के लिए इधर से और गेनिंग के लिए इधर से सॉन्ग। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, a new partner in a firm sharing profits in the ratio 5:3। उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है ओल्ड रेशियो, 8 और इनका 5:3। और न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, अब देखो इन्होंने एडमिट करा है राजू को, कितने शेयर के लिए, 1/7 के लिए। राजू एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर। उसके बाद लिखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला हो गया आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो हो गया 4:2:1, 4:2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका निकालना है हमें? कौशल का और गुलाब का। कौशल और गुलाब। तो ओल्ड रेशियो कितना था कौशल का? 5/8। 5/8। 8 कहाँ से आया? 8 आया टोटल। टोटल मतलब 5+3, 8 हो गया। गुलाब का ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3/8। तो 3/8। अब माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? कौशल का 4/7 और गुलाब का है 2/7। बस अब माइनस कर देंगे। तो 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56। 8 में से 8 के टेबल में 56 कितने बार में 7 बार में, तो 7 5 का 35 माइनस 7 के टेबल में 56 8 बार में, तो 8 4 का 32। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3/56। उसके बाद यहाँ पे 56 इज इक्वल्स टू 56। 56 8 के टेबल में 7 7 3 का 21। उसके बाद 7 के टेबल में 8 बार में 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। 25 21 माइनस 16 5। तो 5/56। ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया हमारा 3/56 और 5/56। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:5। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे। चलिए अब हो गया। द कंपनी फॉरफिटेड 200 shares of 100 each, 70 called up per share, on which the shareholders pay 70 per share. These shares were reissued at 80 fully paid up per share. The share forfeited account will be debited in the reissue entry with. रीइशू की एंट्री करनी है। तो पहले ना रीइशू की एंट्री लिख देती हूँ। देखो रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट और उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखना है कि ये उन्होंने प्रीमियम में इशू किया है या फिर डिस्काउंट में इशू किया है। तो यहाँ लिखा है 80 फुली पेड अप। उन्होंने री इशू करा है किसमें? 80 फुली पेड अप में। मतलब जो 80 वाले, जो 100 फुली पेड अप का मतलब क्या है? 100 वाले शेयर कितने में? 80 में इशू करें। तो मुझे बताओ डिस्काउंट पे दिया कि नहीं दिया? 100 वाले शेयर अगर आप 80 में री इशू कर रहे हो, उसका मतलब कितने का डिस्काउंट है? 20 का। तो जब भी आप डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो यहाँ पर आता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और अगर आप प्रीमियम में करते हैं, मतलब 100 वाला अगर आप 110 में करते, तो इसका मतलब प्रीमियम में किया है, तो यहाँ पर आ जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में। लेकिन डिस्काउंट में किया है तो यहाँ पे क्या आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। अब चलिए ये समझते हैं। ये तो 70 170 और 50 लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो हमारे 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं जो कि थे कितने के थे? 100 के थे। अब ये तो हो गया कि वो थे 100 के, लेकिन कंपनी तो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है ना। वो पूरा 100 नहीं मंगा रही है। उसने अभी तक सिर्फ कितना मंगाया था? 70 मंगाया था। तो सिर्फ 70 मंगाया। अब 70 मंगाया, लेकिन उसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ कितना दिया? 50 दिया। तो शेयर होल्डर ने कितना दिया? सिर्फ 50। हमने मंगाया 70, शेयर होल्डर ने दिया 50, तो उसने कितना नहीं दिया? उसने हमें 20 नहीं दिया। ठीक है, 20 नहीं दिया। और उसने हमें जितना दिया वो कितना था? 50। इसका मतलब 200 शेयर से वो 50 हमें दे चुका है। तो कितना हो गया? 10,000। और हमने मंगाया कितना था? तो 200 मल्टीप्लाई बाय 70। इधर लिख देते। 14,000 हमने मंगाया था, लेकिन उसने दिया कितना? 10,000। ठीक है। तो हम ये 10,000 क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। इसी को कहते हैं फोरफीट होना। तो ये जब्त कर लिया। ये फोरफीचर अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा आ गया? अब ये फोरफीचर अकाउंट में ना हमारे पास पैसा आ गया है 10,000 रुपए। अब देखो फोरफीचर अकाउंट, ये जो 200 रुपए, 200 शेयर्स पर जो मुझे 10,000 का अमाउंट मैंने फोरफीट किया है ना, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है या तो मैं ये 200 के शेयर उठाकर री इशू कर दूं पूरे
100 से 100 में, तो इसका मतलब मैं पूरा ये 100 वाला 100 में भी बेच सकती हूँ, 100 वाला 110 में भी बेच सकती हूँ और 100 वाला मैं 80 में भी बेच सकती हूँ। अब देखो फोर फ्यूचर अकाउंट कहाँ कहाँ यूज होगा। अगर मैंने 100 वाले शेयर 100 में ही बेचे होते तो ना मेरा कहीं नुकसान हुआ ना मुझे कहीं फायदा हुआ, जितने के थे उतने के चले गए। तो मेरा फोर्थ फ्यूचर का जो पैसा था ना 10,000, ये पूरा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 वाला 110 में बेचती हूँ तो क्या होगा? तो अगर 100 वाला मैं 110 में बेचती हूँ तो मुझे फायदा हो गया ना 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए का जो फायदा हुआ है ना, इसमें भी कहीं पर भी मेरा ये 10,000 रुपए यूज ही नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास तो और एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना 10 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स पे। तो ये वाला पैसा तो मेरा फिर प्रॉफिट में चला जाएगा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 वाला 80 में बेचती हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है 20 रुपए का। इस 20 रुपए का भुगतान मैं कहाँ से करूँ? अब ये जो 20 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है, ये मुझे कौन से शेयर्स पे हो रहा है? इन्हीं शेयर्स पर तो हो रहा है जो 200 वाले मैंने फोरफीट, तो जो 200 के जो शेयर्स मैंने फोरफीट किए थे, इन्हीं पर मुझे 20 रुपए का नुकसान हो रहा है जब मैं री इशू कर रही हूँ। तो इसका मतलब इसका भुगतान भी कहाँ से करूंगी? इससे आए हुए पैसे से ही करूंगी। इसका मतलब जो 10,000 रुपए आए हैं ना, इसी में से मेरे को जो ये 20 रुपए का लॉस हो रहा है, इसको मैं भुगत लूंगी, मतलब कि यहाँ से बियर कर लूंगी। तो देखो, बैंक की बात करते हैं, बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 200 शेयर इशू करे हैं, लेकिन कितने पर? 80 में किए हैं, 80 पे किए हैं। तो जितने में किए हैं, जितने में इशू करे हैं, वो पैसा आता है बैंक में, ठीक है। तो 200 इंटू 80 कितना हो गया? 16,000। उसके बाद शेयर कैपिटल में जाता है फुली पैसा, मतलब फेस वैल्यू पे पूरा पैसा चला जाता है। मतलब शेयर थे कितने के? 100 के, तो पूरा पैसा जाएगा 20,000 रुपए। अब मुझे बताओ, ये एंट्री तो बैलेंस नहीं हुई, यहाँ पर अभी हमें 4,000 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये 16 4 20 और 20 होगा। तो फोर्थ फ्यूचर अकाउंट से मुझे कितने का अभी और पैसा लेना पड़ेगा? 4,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ 10,000 में से कितना पैसा लेना पड़ेगा मुझे? 4,000 रुपए। और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। द शेयर फोरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द री इशू एंट्री विद 4,000 रुपए। कितने से डेबिट होगा री इशू की एंट्री में? 4,000 से डेबिट होगा। फाइन। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये समझ आ जाता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिस्टम monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise? कैश बेसिस सिस्टम, अप्रूवल बेसिस सिस्टम, इकोनॉमिक बेसिस सिस्टम और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी सिस्टम। देखो भाई, दो तरह से ही हमारे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग होती है। एक होती है हमारी कैश बेसिस पर और एक होती है हमारी अप्रूवल बेसिस पर। कैश बेसिस मतलब जब से पैसा मिलेगा तब तब एंट्री होगी, और अक्रूवल का मतलब है कि पैसा मिले ना मिले, लेकिन अगर उसके बदले में कोई भी पैसा अर्न हुआ है या ड्यू हुआ है या फिर आपने प्रीपेड किया है, इस तरह के अगर कोई भी खर्चे अगर आप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है अक्रूवल। मतलब रिसीव हो या ना हो, लेकिन खर्चा अगर होना है, अगर आप कर चुके हैं, तो वो एंट्री होगी ही होगी। क्या लिखा है देखो, इन विच दे आर अर्नड रादर देन इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड या फिर पेड। आपका खर्चा 2015 का था, लेकिन आपने उसको किया 2016 में है। भाई, 10,000 का बिल आया था आपका 2015 में, लेकिन आप उसकी पेमेंट कर रहे हो 2016 में, ठीक है। यहाँ बिल आ चुका है लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 2016 में। तो मैं क्या 2015 में नहीं लिखूंगी कि मेरा 2015 का बिल 10,000 है? 2016 में पेमेंट करेंगे वो तो हम वहां लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 2015 का बिल है तो यहाँ तो मुझे लिखना ही पड़ेगा ना इसको। पर इसको मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगी कि मैं पे कर चुकी हूँ, नहीं। इसकी जगह पे मैं लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग बिल, येट टू बी पेड। अभी पे नहीं हुआ है, येट टू बी पेड, इसी को कहते हैं अक्रूवल बेसिस सिस्टम। जब कैश में पेमेंट नहीं होती लेकिन हमें अपना खर्चा तो शो करना है ना, तो आप उसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस सिस्टम। चलिए, तो अगर आपको ये सेशन समझ आया हो और अगर आपको लगता है कि मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आगे फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। और चलिए, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, और आगे के जितने भी डिवाइस यूज होंगे वो सब यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। सो बाय, थैंक यू, टेक केयर।